अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज जो है ना हमने वो टॉपिक जो बड़ा शिद्दत से सबको इंतज़ार था, उसके ऊपर हमने आज डिबेट करनी है, पूरी मुकम्मल बहस करनी है। आज हमने देखना है कि ट्राइब्यूनल काम स्टार्ट कब करेंगे, कैसे करेंगे, हमने केस अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन कहाँ देनी है, कौन-कौन से केसेस जो है ना वो उसमें ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं, ट्राइब्यूनल क्या करेगा और उसके बाद डीसी, एसी वगैरह क्या करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है ना आज की वीडियो में हमने कवर करनी है। वीडियो शायद लंबी हो जाए ज़्यादा, लेकिन ये है कि इसमें सारे दोस्तों के क्वेश्चंस जितने भी आए हुए हैं उन सबको हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। नाज़रीन, नोटिफिकेशन हो गया। ट्राइब्यूनल्स जो है ना वो इंशाल्लाह 1 या 2 दिन के अंदर अंदर जो है ना वो अपना काम शुरू कर देंगे। अब सिर्फ हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने, जस्टिस मैडम आलिया नीलम ने जो है ना वो सिर्फ जजेस की तकर्री करनी है कि ये एएसजे जो है ना ये एज अ ट्राइब्यूनल काम करेगा। वो एएसजे ज़िला में भी होगा और तहसील लेवल पे भी होगा। जिस जगह पे एप्लीकेशंस का ज़ोर ज़्यादा होगा उस जगह पे एक से ज़्यादा एएसजे एडिशनल सेशन जजेस भी मुकर्रर किए जा सकते हैं। तो ये आप चीज़ समझ लें कि ये जो है ना ट्राइब्यूनल ये हाज़र सर्वस एडिशनल सेशन जजेस होंगे। और ये जो ट्राइब्यूनल हैं इनमें एप्लीकेशन देने का तरीकाकार ये होगा कि जिस तरीके से हम ऑलरेडी जो है वो सिविल केस जो फाइल करते हैं या जिस तरीके से अपील फाइल करते हैं उसी तरीके से हम एक एप्लीकेशन लिख के उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के अपना आईडी कार्ड लगा के और एक फाइल कवर लगा के हम उधर सबमिट कर देंगे। हाँ, अलबत्ता ये चीज़ इसमें मौजूद है कि इसमें आपको वकील करने की कोई इतनी सख्त ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने केस को सॉलिड बनाने के लिए, अपने केस को दुरुस्त डगर पे चलाने के लिए और अपने एविडेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको किसी वकील से मशवरा करना ज़रूर चाहिए। किसी कॉम्पिटेंट वकील से आपको चाहिए कि आप मशवरा करें, उसके बाद आप अपना केस उसमें फाइल करें। अच्छा, इस ट्राइब्यूनल में जो आपके कब्ज़े के रिलेटेड केसेस हैं ना, सिर्फ वो दायर होंगे। अब कब्ज़े के रिलेटेड कौन से केसेस हैं? एक शख्स जिसकी मलकियत बिल्कुल क्लियर है। क्लियर होने से मतलब कि उसके नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में एज अ मालिक वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में आ रहा है या उसके पास रजिस्टर्ड सेल डीड मौजूद है या इवन के अगर कोई विरासत अगर हो गई है तो उसके बाद वो वारसान में उसका नाम आ रहा है लेकिन जगह अभी तकसीम नहीं भी हुई। विरासत के हवाले से अगर जगह तकसीम नहीं भी हुई फिर भी वो शख्स जो है ना वो कॉम्पिटेंट है कि वो इस फोरम पे जाए और जाके क्लेम करे कि मेरा कब्जा मुझे नहीं दिया जा रहा। लेकिन अगर आप बाकी जो लोगों में अगर आपकी मलकियत क्लियर है, आप फॉरेन में रह रहे हैं, आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, आप जहाँ भी रह रहे हैं, आपके पास रजिस्टर्ड सेल डीड मौजूद है, उसके बाद आपको पता है कि आपकी ये वाली जगह है, आपकी सेल डीड के ऊपर वो वेयर अबाउट्स लिखे हुए हैं, हदूद अरबा लिखा हुआ है कि शुमाल ये है, जनूब ये है, मशरक ये है, मगरब ये है, और उसके बाद आपने उस जगह का कब्जा एक दफ़ा ले लिया हुआ है। ये नहीं कि आपने 2 नंबरी करके रजिस्ट्री कराई है कि किसी के कब्जे वाली जगह पे आपने रजिस्ट्री करा ली है, वो नहीं। जो जेन्युइन आपका जो आपने खरीदी है जगह, लेकिन आप किसी वजह से बाहर चले गए हैं या आप उस जगह पे नहीं रहे, तो किसी और शख्स ने आपकी उस जगह पे कब्जा कर लिया है या आपका प्लॉट था तो उसकी चारदीवारी कर ली है, उसके ऊपर मकान बना लिया है या किसी भी तरीके से उसके ऊपर कब्जा कर लिया है, तो वो इस फोरम पे जाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपने कब्जा नहीं लिया, आपने रजिस्ट्री करवा ली है, इंतकाल करवा लिया, कब्जा नहीं लिया, मुश्तरका खाते में है या दूसरे खाते में है या सेपरेट है, लेकिन आपने कब्जा नहीं लिया, कोई और शख्स उस जगह पे काबज है, ऑलरेडी काबज है और उसके पास कोई ऐसा छोटा मोटा कोई प्रूफ मौजूद है, उस सूरत में भी आपकी एप्लीकेशन इस ट्राइब्यूनल में जा सकती है और इस ट्राइब्यूनल के पास इख्तियार मौजूद है कि वो आपकी मलकियत को, आपके टाइटल को पहले क्लियर करे।
और उसके बाद आपका कब्जा दिलवाए, और वो भी समरी ट्रायल की सूरत में होगा, वो एविडेंशियल मैटर नहीं होगा, यानी कि वो इतना लंबा नहीं चलेगा, वो भी महीने 1.5 महीने के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी पुरानी विरासत है, देखें अगर आपकी कोई 2015, 14, 10, 12 यानी कि 5 साल 10 साल पीछे चले जाते हैं, आपको विरासत मिल गई, लेकिन आपका भाई, आपकी बहन, कोई आपका चचा, कोई ताया उस पर काबिज है, वो उस जगह को नहीं छोड़ रहा है इतने अरसे से, आपने लिटिगेशन में चले गए हैं, किसी दूसरे केस में, किसी दूसरी अदालत में आपने केस फाइल कर दिया है, तकसीम का कर दिया या दूसरा कर दिया, आप उस अदालत में एप्लीकेशन दे के इस ट्राइब्यूनल में अपने केस को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, क्योंकि आप परफेक्ट ओनर है, आपकी टाइटलशिप क्लियर है। लेकिन अगर आपने 15 साल पहले आपको विरासत मिली, आपको सारा कुछ मिल गया, कब्जा आपको नहीं मिला, और आपने 15 साल तक उसको पूछा नहीं है, और वो बंदा कोई जाली डॉक्यूमेंट बना के कोई डिक्लेरेटरी सूट कर लेता है या किसी किस्म का हुक्म इम्तनाई ले लेता है, तो फिर भी आप उसको यानी कि किसी फोरम पे उसको नहीं पूछते, तो फिर आप इस ट्राइब्यूनल में नहीं जा सकते जब तक कि आप अपने खुद को क्लियर नहीं करवाएंगे। हाँ, अगर उसका कोई केस चल रहा है किसी कोर्ट में, तो आप अपना भी पार्टीशन का सूट उसको फाइल करके उसको कंसोलिडेट करवाएं, और उसके बाद फिर आप अपने केसेस को ट्राइब्यूनल में ले जाएं, फिर आप जा सकते हैं अगर आपका टाइटलशिप क्लियर है तो। लेकिन अगर आप इतने साल चुप रहे हैं और आपने उस चीज़ को अफोर्ड किया है कि उनका कब्जा है, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं कि कुछ दोस्त जो है ना वो आउट ऑफ सिटी चले गए, मसलन कोई मुल्तान में किसी का रकबा है तो वो कराची चला गया छोड़ के, तो अब आगे उसको जब ट्राइब्यूनल बने तो उसको याद आया कि मैं ट्राइब्यूनल के जरिए कब्जा ले लूँ, उसने कोई एप्लीकेशन नहीं किसी जगह पे दी, कोई गल नहीं, कोई बात, तो उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि फौरी तौर पे आके तो वो ट्राइब्यूनल को कहे कि ये मुझे इसने कब्जा नहीं दिया, क्योंकि अगले बंदे ने तो उसके पास तो सिंपल सा जवाब है कि इसने मुझसे मांगा ही नहीं। तो ये चीज़ क्लियर करें अपने ज़हनों में कि जो जिस प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर है, आपसे कब्जा छीना गया है, उसका केस डायरेक्टली इस ट्राइब्यूनल में आप फाइल कर सकते हैं, या ऐसा ऐसा केस जिसमें विरासत हो चुकी है, आपका टाइटलशिप मौजूद है, आपका कोई भाई जगह पे काबिज होकर बैठा हुआ है, वो केस आप इस ट्राइब्यूनल में लेके जा सकते हैं। अगर आपकी कोई तकसीम चल रही है, कोई ज़रई ज़मीन की तकसीम चल रही है, वंडा भी नहीं हुआ, आप मुश्तरका खाते में मालिक हैं, टाइटल आपका क्लियर है, लेकिन कब्ज़ा आपके पास नहीं है, कोई दूसरे के पास भी नहीं है, आपके 70 उसमें मालकान है या 10 मालकान है, उस सूरत में आप इसको पहले तकसीम करवाएंगे, और वो तकसीम जो है ना वो लैंड रेवेन्यू एक्ट के ज़रिए होगी, और जो कि बड़ा स्पीडी हो गया, जो मैंने अपनी एक वीडियो में बताया हुआ है कि उसमें सेक्शन 147A जो है ना नया डाला गया है, जिसमें कंसोलिडेशन या यूनिफिकेशन ऑफ होल्डिंग्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि अगर आपकी जगह किसी दूसरी जगह पे है या उधर भी है, 4-5 जगहों पे है, तो कलेक्टर के इख्तियारात दिए गए हैं कि पहले उनको इकट्ठा करे और फिर आपको एक ही जगह पे जो है ना वो सारी जगह अलाट करे। तो आप उस सूरत में पहले आप तकसीम में जाएंगे, तकसीम करवाएंगे, यूनिफिकेशन करवाएंगे, उसके बाद जिस वक्त आपकी निशानदेही हो जाएगी तो आप देखेंगे कि अगर वो कब्ज़ा आपको तकसीम के ज़रिए रेवेन्यू ऑफिसर लेके देता है, तो उसके बाद आपका कब्ज़ा कोई और आपसे छीन लेता है, या वही पार्टी जो मुश्तरका खाते में मौजूद थी वो दोबारा कब्ज़ा आपसे ले लेती है, तो फिर आप इस ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। ये ट्राइब्यूनल सिरे से जो है ना ये कब्ज़ा दिलाने के लिए है, जो लीगल ओनर है उसको कब्ज़ा दिलाने के लिए, ये आप अपने ज़हन में रख लें। अगर हम ये ज़हन में बनाते हैं कि मैं तो वाकई इसका लीगल ओनर हूँ क्योंकि मेरे पास अस्टाम मौजूद है, अस्टाम कोई टाइटल क्रिएट नहीं करता। अगर आप किसी अस्टाम की बेस पे इस ट्राइब्यूनल में जाएंगे तो आपको फ़ाइन होगा। अस्टाम कोई टाइटल क्रिएट नहीं करता, अस्टाम मलकियत नहीं है। आपको किसी ने स्टाम्प कर दिया, आपने कहा जी ये आबादी दे है, लाल लकीर है, ये सिर्फ स्टामों पे जगह होती है, मुझे स्टाम्प दे दिया गया है और मैं जो है ना वो लेकिन मुझे कब्ज़ा नहीं दिया गया, मेरा कब्ज़ा छीन लिया, तो वो टाइटल क्लियर नहीं है। जब तक कि वो डिक्लेरेटरी सूट नहीं आप करेंगे, आप किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट से अपनी डिग्री नहीं लेंगे, या आप आबादी दे का लाल लकीर का इंतकाल पुराना जो 1970-72 का हुआ है उसकी नकल निकलवाएं, उसमें देखें
कि जो अपने पटवारी से मिलें, उससे उसमें देखें कि जो आपकी जगह, जिस जगह की आप बात कर रहे हैं, वो पुराना मालिक उसका कौन था और आगे उसका कौन आया है, उस जमाबंदी की नकल साथ लगाएं, अपनी ओनरशिप क्लियर करें, उसके बाद फिर आप जा सकते हैं। जिस वक्त आपकी ओनरशिप क्लियर हो जाएगी, फिर आप डेफिनेटली इस ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं, फिर कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अनटिल की ओनरशिप क्लियर नहीं है, आप इस ट्राइब्यूनल में केस फाइल नहीं कर सकते। अच्छा, अब हम आते हैं इस ट्राइब्यूनल की तरफ। इसने करना क्या है? आपने केस एप्लीकेशन किसी डीसी को नहीं देनी, किसी एसी को नहीं देनी, किसी पटवारी को नहीं देनी, किसी तहसीलदार को नहीं देनी। आपने एप्लीकेशन डायरेक्टली ट्राइब्यूनल में सबमिट करवानी है। एप्लीकेशन क्या है? एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा आपको, कचहरी से मिल जाएगा, वो ले लें, या ऑनलाइन भी शायद वेबसाइट पे आ जाए, जो ऑनलाइन जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो वेबसाइट है उसके ऊपर, अगर पल्स वाली, उसके ऊपर अगर आ जाती है तो वो वहाँ से ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, या आपको कचहरी से मिल जाएगा, या आप सिंपल पेपर पे एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। एप्लीकेशन में पूरी डिटेल लिखनी है, उसके साथ आपने अपना टाइटलशिप और उसका सारा डाटा कि ये मेरी ज़मीन है, ये मेरा टाइटल है, ये इस हैसियत से मैं इसका मालिक हूँ। उसके आगे फैक्ट्स लिखने हैं कि ये मेरे पास कब्ज़ा था और ये उस वक़्त, यानी कि आज से साल पहले, 2 साल पहले, 6 महीने पहले, 4 महीने पहले इस बंदे ने मुझसे छीन लिया है। और उसके बाद आगे आपने उस बंदे का नाम, उसकी डिटेल, उसका सारी डिटेल देनी है जिस बंदे ने उसके ऊपर कब्ज़ा किया। उसके साथ आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, अपने आईडी कार्ड की कॉपी लगानी। हो सकता है अभी ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपको बायोमेट्रिक करवाना पड़े, तो बायोमेट्रिक करवा के आपने सबमिट कर देनी है। अब ट्राइब्यूनल ने विद इन 3 डेज, 3 दिन के अंदर वही आपकी फाइल वो स्क्रूटनी कमेटी को भेजनी है। अब स्क्रूटनी कमेटी ने आगे जो पहले प्रोसेस करते थे ना, डीआरसी कमेटी के, सबको बुला लिया, पटवारी से रिपोर्ट ले ली, वही तरीका करना है। अब वो तरीका शुरू हो जाएगा, लेकिन वो डीसी एसी कब्जे नहीं दिलाएंगे, वो अपनी रिपोर्ट बना के ट्राइब्यूनल को देंगे, और ट्राइब्यूनल जो है ना वो फिर ऑर्डर करेगा कि इनको कब्जा दिलाया जाए। फिर जिसकी भी ज़रूरत होगी, एसएचओ की ज़रूरत होगी, डीएसपी की, डीपीओ की, डीसी की, एसी की, जो बंदा भी चाहिए होगा ना ट्राइब्यूनल को, उसको ऑर्डर किया जाएगा कि जाके इस बंदे का जो है ना वो कब्जा दिलवा दो, तो वो कब्जा उसको दिलवा दिया जाएगा। जो पुरानी एप्लीकेशंस मौजूद हैं वो सारी की सारी ट्राइब्यूनल्स को ट्रांसफ़र हो जाएंगी, उसमें आपको नई एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं। हाँ, उसमें कोई लेक्यूना हो सकता है, ट्राइब्यूनल का जो क्राइटेरिया है उसके मुताबिक हो सकता है ट्राइब्यूनल आपको नोटिस पैरवी जारी करे और उसके बाद आपको बताए कि ये डॉक्यूमेंट्स और जो है ना वो सबमिट कर दिए जाएँ, तो वो आपको सबमिट करने पड़ेंगे। बाकी वो सारी एप्लीकेशंस ट्राइब्यूनल को फॉरवर्ड हो जाएंगी। जो स्टेटस की वो ऑलरेडी चल रहे हैं, यानी कि जिनके कब्जे हो चुके हैं, वो उनकी फाइलें भी सारी ट्राइब्यूनल में जाएंगी, जो कि रीअफर्म होंगी कि वाकई ये कब्जा बनता था, अगर नहीं बनता तो वो कब्जे वापस होंगे। तो इस तरीके से जो है ना ये ट्राइब्यूनल्स ने काम करना है। 30 दिन के अंदर स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। अगर तो टाइटल क्लियर है तो फिर तो ट्राइब्यूनल जो है ना वो 30 दिन के अंदर इसका फैसला कर देगा और इसको ख़त्म कर देगा, आपको कब्जा दिलवा दिया जाएगा। अगर टाइटल क्लियर नहीं है तो फिर ट्राइब्यूनल के पास इख्तियार है कि वो आपका टाइटलशिप क्लियर करे। अगर कोई मामूली मसला है तो टाइटलशिप क्लियर करे, अदरवाइज आपको फिर किसी भी फोरम पे आपको सिविल कोर्ट में या रेवेन्यू कोर्ट में आपको फॉरवर्ड किया जाएगा कि आप उधर चले जाएं, उधर जाके पहले अपना टाइटलशिप क्लियर करवाएं, फिर वापस आ जाएं। अगर किसी की एप्लीकेशन झूठी, बिल्कुल झूठी है, कि यानी आपके पास टाइटल नहीं है, जैसे मैंने बताया कि स्टाम्प के ऊपर आपने कभी भी एप्लीकेशन नहीं मूव करनी, वो पहले तकमील मुआहदा करें, पहले अपना टाइटल क्लियर करें, उसके बाद फिर जो है ना इस फोरम पे जाएं। तो अगर किसी ने एप्लीकेशन झूठी दे दी और ट्राइब्यूनल ने देखा कि इसने जानबूझ के टाइम ज़ाया किया और झूठी एप्लीकेशन दी है किसी को तंग करने के लिए, तो वो आपको सज़ा भी देगा और आपको जुर्माना भी करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आज की वीडियो में मैंने सारी क्लियर की हैं कि ट्राइब्यूनल ने काम कैसे करना है और ट्राइब्यूनल में कौन कौन से केस फाइल होने हैं और ट्राइब्यूनल में किस किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसे कैसे जाया जा सकता है। तो बराए मेहरबानी ये सारी चीज़ें नोट करें, और इसके बारे में अगर कोई और मज़ीद क्वेश्चंस कोई आपके जहनों में आते हैं तो वो मुझे कमेंट करें या मुझे जो है व्हाट्सएप पे जवाब दें, व्हाट्सएप पे जो है ना मैसेज कर दें। जवाब लेट हो सकता है लेकिन मिलता ज़रूर है। अभी मेरे पास इतने मैसेजेस पेंडिंग हैं, मैं आहिस्ता आहिस्ता उसको सारा मैनेज कर रहा हूँ, लेकिन जितना हो सकता है वो करता हूँ। तो अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ा देगा और कामयाब करेगा इंशाल्लाह।